हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल नर्सरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग फिलहाल हरियाणा जुडिशरी के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट की सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हमने अभी तक सेक्शन 13 कवर कर लिया है और अब सेक्शन 13A से आज के लेक्चर में चालू करेंगे। इसके बाद लगभग 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे और आपका ये एक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 13A स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस बताए गए हैं, उन केसेस में अगर एविक्शन की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो किस प्रोसीजर के थ्रू वो डिस्पोजल करी जाएगी, डिस्पोज ऑफ करी जाएगी। पहला बोलता है सब सेक्शन 1, वेयर द एप्लीकेशन इज मेड बाय लैंडलॉर्ड हु इज और वॉज अ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। आर्म फोर्सेज का मेंबर है या रहा था, तो ऐसे में विद इन 1 year prior to or after the date of his retirement or discharge or within 1 year from the date of commencement of Haryana Urban Rent Control Act 1986, whichever is later, on the ground mentioned in sub clause 1 of clause A of subsection 3 of section 13, the same shall be dealt with accordance with the procedure स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो प्रोसीजर दे रखा है उसके हिसाब से उसको डिस्पोज ऑफ करी जाएगी। ये बोलता है कि अगर वो आर्म फोर्सेस का मेंबर है या रहा था तो 1 साल के भीतर प्रायर टू और आफ्टर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, रिटायर होने के बाद या रिटायर होने के पहले या फिर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1986 के कमेंस होने के 1 साल के भीतर भीतर वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और उसका डिस्पोज ऑफ कैसे होगा वो आगे बताया गया है। तो 2 चीजें यहाँ पे साफ है। मेंबर था तो 1 साल के भीतर प्रायर और आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के पहले भी लगा सकता है और बाद में भी लगा सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आ गया आपका कि 1 साल के भीतर कब से, कमेंसमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1986। इन दोनों में से ए और बी में से जो भी लेटर रहेगा वो कंडीशन अप्लीकेबल होगी। ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोवाइडेड डेट इन केस ऑफ डेथ, अब एक प्रोविजो दे रखा है इसका। प्रोवाइडेड डेट इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच लैंडलॉर्ड हिज विडो, अगर उस लैंडलॉर्ड की जो एप्लीकेशन फाइल करता है अब ऊपर उसकी डेथ हो जाती है तो हिज विडो, एंड इन द केस ऑफ डेथ ऑफ सच विडो, और अगर विडो की भी डेथ हो जाती है तो हिज चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और विडोड डॉटर इन लॉ भी, हु वॉज डिपेंडेंट, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, शैल बी इंटाइटल टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन टू द कंट्रोलर। तो ये लोग जो है विडो, ठीक है, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और विडो डॉटर इन लॉ जो उसके डेथ के समय उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एविक्शन के लिए कंट्रोलर को। अब कब कर सकते हैं वो ये देख लेते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड की डेथ पे अगर हुई है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ 1988 एक्ट विद इन 1 year आफ्टर सच कमेंसमेंट, अगर इस एक्ट के पहले जो 1988 का एक्ट है इस एक्ट के पहले ही डेथ हो जाती है तो जैसे ही एक्ट ये इन्फोर्स होगा या कमेंस होगा उससे 1 साल के अंदर एप्लीकेशन फाइल करना है। ओके, ये फर्स्ट हो गया आपका ए। सेकंड कंडीशन, इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच लैंडलॉर्ड आफ्टर सच कमेंसमेंट, 1988 का जो एक्ट है वो कमेंस होने के बाद, आफ्टर कमेंसमेंट उसकी डेथ होती है, तो ऐसी कंडीशन में ए वाला था वो बिफोर कमेंसमेंट डेथ होती है और ये आफ्टर कमेंसमेंट डेथ होती है, तो ऐसे में विद इन 1 year फ्रॉम डेट ऑफ हिज डेथ, जब डेथ होती है उससे 1 साल के भीतर। अगला सी कंडीशन, इन द केस ऑफ डेथ ऑफ सच लैंडलॉर्ड आफ्टर सच कमेंसमेंट, आफ्टर सच कमेंसमेंट एंड द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट और डिस्चार्ज विद इन 1 year ऑफ द डेट ऑफ सच रिटायरमेंट और डिस्चार्ज। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है 2 बातें। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच लैंडलॉर्ड, डेथ तो हुई है
1988 के एक्ट के बाद में डेथ तो हुई है, डेथ हुई है, और in case of death of such landlord after such commencement and date of his retirement or discharge या रिटायर, ये भी हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ सच रिटायरमेंट और डिस्चार्ज, इससे 1 साल के भीतर भीतर, इस डेट से जिस डेट को डिस्चार्ज हुआ है। इसको फिर से अच्छे से देख लेते हैं। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ सच लैंडलॉर्ड आफ्टर सच कमेंसमेंट, कमेंसमेंट के बाद में उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन एंड द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट और डिस्चार्ज आफ्टर सच कमेंसमेंट एंड द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, मतलब कमेंसमेंट के बाद में और रिटायरमेंट के भी बाद में। देन अगर डेथ भी हो गई है, कमेंसमेंट के बाद क्या हुआ है, डेथ हुई है, और डिस्चार्ज या रिटायरमेंट भी हुआ है, तो कहाँ से काउंट होगा, डेथ से काउंट नहीं होगा, ये होगा इस डेट से काउंट, जिस डेट को वो रिटायर हुआ है। ओके, एंड ऑन द डेट ऑफ सच एप्लीकेशन the right to recover the possession of the residential building which belong to such landlord at the time of his death shall accrue to the applicant। तो अभी तक, अब इस डेट को, जो डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगी तीनों क्लॉज में, ए बी सी में, इसमें क्या होगा कि जो डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगी, तो जो एप्लीकेंट रहेगा वो किसकी पोजीशन पे आ जाएगा, लैंडलॉर्ड की पोजीशन पे आ जाएगा। लैंडलॉर्ड की जो राइट रहेगी वो एक्रू हो जाएगी एप्लीकेंट को। बस ये इतनी सी बात बोल रहा है। Where an application is made by a landlord who is or was an employee of the government of India or government of Haryana or any state on board। कौन कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हरियाणा और स्टेट ऑन बोर्ड और कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा विद इन 1 ईयर प्रायर टू और आफ्टर डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के 1 साल पहले या बाद में, और विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ 1990 एक्ट विच एवर इज लेटर, जो भी इसके बाद में होता है, कमेंसमेंट के बाद में 1 साल या फिर रिटायरमेंट के पहले या रिटायरमेंट के बाद में 1 साल, दोनों कंडीशन में 1-1 साल का टाइम दे रखा है। जो भी ग्राउंड बाद में एक्रू हो रहा है, बाद में अराइज हो रहा है, उस कंडीशन में किस मैनर में करी जाएगी, डेट विद इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। जो अभी हमने पहले प्रोसीजर देखा है ए बी सी में, वो वाला ही प्रोसीजर रहेगा। आगे देखते हैं। द कंट्रोलर शैल इश्यू समन्स इन रिलेशन टू एवरी एप्लीकेशन रिफर टू इन सबसेक्शन 1 इन द फॉर्म अपेंडेड टू दिस सेक्शन। समन इशू करेगा सबसे पहले वो टेनेंट को, कंट्रोलर। अब द कंट्रोलर शैल इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली, यहाँ पे दोनों बातें बोली गई है, एडिशन और साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम, क्या कर सकता है, विद द इश्यू ऑफ समन, जिस समय समन इशू कर रहा है उसी समय डायरेक्ट कर सकता है कि समन किस हिसाब से सर्व होंगे, किस मैनर में सर्व होंगे। डायरेक्ट द समन टू बी सर्व्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, एड्रेस टू द टेनेंट और हिज एजेंट, टेनेंट को भी जा सकता है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से, या फिर अगर उसने कोई एजेंट एम्पावर कर रखा है रिसीव करने के लिए तो उसको टेंडर कर सकते हैं। एक्सेप्ट द सर्विस एट अ प्लेस वेयर द टेनेंट और हिज एजेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड्स, जहाँ पे वो रहते हैं या फिर जो बिजनेस चलाते हैं जिस जगह पे, उस जगह पे वो रजिस्टर्ड एडी से पोस्ट करा जाएगा समन। पर्सनली वर्क फॉर गेन एंड मे इफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस सो रिक्वायर डायरेक्ट द पब्लिकेशन ऑफ द समन इन अ न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द लोकेलिटी। और अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनती जहां कंट्रोलर को लगता है कि किसी न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन भी देना चाहिए इस संबंध में, तो वो ये भी कर सकता है, पब्लिकेशन ऑफ द समन, समन वहां पे न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देगा, जो कि यूजुअली सर्कुलेट होता है न्यूज़पेपर उस लोकेलिटी में जहां पर वो टेनेंट आखिरी बार रहा था या फिर जहां पे उसने आखिरी बार बिजनेस करा था, और एट प्रेजेंट उसके बारे में पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। ओके, तो ये भी हो गया। नाउ when an acknowledgement purporting to be signed by the tenant or his agent is received by the controller, अब acknowledgement
जब समन भेजे हैं रजिस्टर्ड एडी से, तो उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो साइन करके टीनेंट ने या फिर उसके एजेंट ने वापस भेज दिया है और कंट्रोलर को रिसीव हो गया है, पहली कंडीशन। या फिर जो रजिस्टर्ड आर्टिकल था कंटेनिंग द समन इज रिसीव्ड बैक विद एन इंडोर्समेंट, वो इंडोर्समेंट के साथ में रिसीव हुआ है, जिसमें कहा गया है परपटिंग टू हैव बीन मेड बाय पोस्टल एम्प्लॉय, जो इंडोर्समेंट है वो पोस्टल एम्प्लॉय ने करा गया है और उसने बोला है कि टेनेंट और हिज एजेंट हैड रिफ्यूज्ड टू टेक डिलीवरी ऑफ द रजिस्टर्ड आर्टिकल, कि टेनेंट ने या फिर उसके एजेंट ने रिसीव करने से मना कर दिया है इस समन को। तो क्या मान लिया जाएगा? द कंट्रोलर में डिक्लेयर डेट देयर हैज बीन अ वैलिड सर्विस ऑफ समन, कंट्रोलर डिक्लेयर कर देगा कि समन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड, ये मान लिया जाएगा कि सर्व हो चुके हैं। आगे का देखते हैं। द टेनेंट ऑन whom the summon is duly served whether in the ordinary way और रजिस्टर्ड पोस्ट, ऑर्डिनरी वे मतलब पर्सनली टेंडर्ड करा गया है या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से। अब जब उसको वो मिल चुका है तो उसके लिए बात करी गई, ही शैल नॉट कंटेस्ट द प्रेयर फॉर एविक्शन फ्रॉम द रेसिडेंशियल बिल्डिंग, वो कंटेस्ट नहीं कर सकता तब तक कि जब तक कि वो एफिडेविट फाइल नहीं करता है, unless he files an affidavit stating the grounds on which he seeks to contest the application for eviction and obtains leave। कब तक कंटेस्ट नहीं कर सकता? अगर उसको निकालने की समन मिली है कि आपको एविक्शन का नोटिस दिया जा रहा है, तो वो तब तक उस चीज को चैलेंज नहीं कर सकता जब तक कि एक एफिडेविट वो फाइल नहीं करता है जिसपे सारे ग्राउंड्स हैं, जो उसमें वो बताता है कि नहीं मुझे एविक्शन मुझे एविक्ट नहीं करा जा सकता। और सेकेंडली एक लीव नहीं ले लेता कंट्रोलर से, एंड ऑब्टेन्स लीव फ्रॉम द कंट्रोलर एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड एंड डिफॉल्ट ऑफ हिज अपीयरेंस। और अगर ये दोनों काम वो नहीं करता है, इसमें डिफॉल्ट करता है, तो क्या मान लिया जाएगा? डिफॉल्ट ऑफ हिज अपीयरेंस इन द परसुएंस ऑफ द समन और हिज ऑब्टेनिंग सच लीव, द स्टेटमेंट मेड बाय द लैंडलॉर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर एविक्शन शैल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड। ये मान लिया जाएगा कि जो एलिगेशंस या जो स्टेटमेंट लैंडलॉर्ड ने बोले हैं एप्लीकेशन में वो टेनेंट ने एडमिट कर लिए हैं। बाय द टेनेंट एंड द एप्लीकेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू एन ऑर्डर फॉर एविक्शन ऑन द ग्राउंड अफोरसेड, और जो ग्राउंड्स लैंडलॉर्ड ने बोले गए हैं एप्लीकेशन में उन ग्राउंड पे टेनेंट का एविक्शन हो जाएगा, उसका ऑर्डर निकाल दिया जाएगा। द कंट्रोलर शैल गिव टू द टेनेंट लीव टू कंटेस्ट if the application if the affidavit filed by the tenant discloses such facts as would disentitle the landlord from obtaining an order for the recovery of possession of the residential building on ground specified in this। कंट्रोलर कब कंटेस्ट करने की एप्लीकेशन देगा? जब टेनेंट एफिडेविट में ऐसे ग्राउंड्स डिस्क्लोज करेगा जिससे कि लैंडलॉर्ड जो है वो डिसएंटाइटल हो जाए, क्या करने के लिए? एविक्शन क्लेम करने के लिए। अगर कंट्रोलर को ऐसा लगता है तब वो उसको कंटेस्ट करने की एप्लीकेशन लीव देगा। ये सारी चीज एफिडेविट पे होगी, इस बात को याद रखिएगा। अगला देखते हैं 6, वेयर लीव इज ग्रांटेड टू द टेनेंट टू कंटेस्ट द एप्लीकेशन, कंटेस्ट करने की एप्लीकेशन अलाउ कर दी गई है। द कंट्रोलर शैल कमेंस द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हियरिंग चालू कर देगा कंट्रोलर। आगे द कंट्रोलर शैल while holding an inquiry in a proceeding to which this section applies follow the practice and procedure of a court of small causes including the recording of evidence। जो भी प्रोसीजर फॉलो करेगा कंट्रोलर यहाँ पे इंक्वायरी और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस वगैरह, वो सब प्रोसीजर सिमिलर रहेंगी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस से, जो कि सीपीसी में बताया गया है। आगे नो अपील और सेकंड अपील shall lie against an order for the recovery of possession of any residential building made by the controller
इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। अगर कंट्रोलर ने कोई ऑर्डर दिया है जो कि रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए है, स्पेसिफिकली रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, तो उसके अगेंस्ट में कोई अपील या सेकंड अपील लाए नहीं होगी। इसका प्रोविजो है, वो ये कहता है डेट द हाई कोर्ट में फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ डेट एन ऑर्डर मेड बाय द कंट्रोलर अंडर दिस सेक्शन इज अकॉर्डिंग टू द लॉ कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड पास सच ऑर्डर इन रिस्पेक्ट देयरटू। हाई कोर्ट चाहे तो केस के रिकॉर्ड्स बुला सकता है और देख सकता है कि जो प्रोसीजर फॉलो करा गया है वो एज पर द लॉ है कि नहीं। ओके, अपील और सेकंड अपील नहीं होगी रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ एनी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। आगे, वेयर नो एप्लीकेशन हैज बीन मेड टू द हाई कोर्ट फॉर रिवीजन। अगर रिवीजन के लिए, अब अपील और सेकंड अपील तो नहीं होगी वहां पे, लेकिन अगर हाई कोर्ट में रिवीजन के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करी गई है तो द कंट्रोलर में एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिव्यू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 47 of the first schedule to the code of civil procedure। ठीक है, ये बोलता है कि अगर रिवीजन के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं करी गई है हाई कोर्ट में, तो जो कंट्रोलर है उसके पास में ये पावर है कि वो रिव्यू कर सके अपने ऑर्डर को इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर। ये ठीक है। आगे, save as otherwise provided in this section, the procedure for the disposal of the application for eviction shall be same as the procedure for disposal of application by the controller। क्या बोलता है ये? प्रोसीजर फॉर द डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर एविक्शन, एविक्शन के लिए जो भी एप्लीकेशन लगती है उनका डिस्पोजल कैसे होगा, वही सेम प्रोसीजर रहेगा जो कि एप्लीकेशन कंट्रोलर डिस्पोज ऑफ करता है, be the same as the procedure for disposal of application by the controller। इतना काम का नहीं है ये। The provisions of this section or any rule made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained elsewhere in this act or any other law for the time in force। इन प्रोविजन के अगेंस्ट में अगर कोई ऐसे प्रोविजंस दे भी रखे हैं जो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है तो भी ये ही एप्लीकेबल होंगे। ओके, 14th सेक्शन 14, डिसीजन विच हैव बिकम फाइनल नॉट टू बी रीओपन्ड। जो डिसीजन एक बार फाइनल हो चुका है वो वापस से रीओपन नहीं होगा। द कंट्रोलर शैल समरीली रिजेक्ट कर देगा एनी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 और 3 of section 13 which raises substantially the issues, substantially word, substantially the issues as have been finally decided in any former proceeding। जो किसी फॉर्मर प्रोसीडिंग में मैटर सब्सटेंशियली डिसाइड हो चुका है वो फिर से एंटरटेन नहीं करा जाएगा कंट्रोलर के सामने, कंट्रोलर एंटरटेन नहीं करेगा। ये सिमिलर प्रोविजन है किसके जैसा? एस टू res judicata। okay, now section 15, appellate and revisional authorities। the state government may by general special order by notification confer on such officers and authorities as it may think fit the power of appellate authority for the purpose of this act in such area or in such classes of cases as may be specified। state government कुछ authorities के ऊपर पावर क्या करेगी? डेलीगेट करेगी, जो कि अपेलेट ऑथोरिटी जैसे काम कर सकेंगे। ठीक है, अपेलेट ऑथोरिटी हो जाएंगे, फिर वो पावर्स ऑफ अपेलेट ऑथोरिटी हो जाएगी वो ऑफिसर्स। आगे, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय द कंट्रोलर, कंट्रोलर के ऑर्डर से अगर कोई पार्टी एग्री हुई है तो वो क्या करेगी? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर और सच लॉन्गर पीरियड, 30 दिन के अंदर, विद इन 30 days
ऑफ सच ऑर्डर के 30 डेज, और सच लॉन्गर पीरियड एज द अपेलेट अथॉरिटी में अलाउ, या फिर अपेलेट अथॉरिटी ने उस कुछ दूसरा पीरियड अलाउ करा गया है। फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, प्रीफर एन अपील इन राइटिंग, अपील करेगा appellate authority को। And in completing the period of 30 days, the time taken to obtain a certified copy of the order appealed against shall be excluded. सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करने के लिए जो भी समय लगता है वो समय एक्सक्लूड हो जाएगा कंप्यूटेशन इन कंप्यूटेशन ऑफ 30 डेज और द टाइम गिवन बाय द अपेलेट अथॉरिटी। ठीक है, 30 दिन के अंदर या फिर जो टाइम अपेलेट अथॉरिटी दे रही है उस टाइम पीरियड में अपील फाइल करनी पड़ेगी। आगे, ऑन सच अपील being preferred, the appellate authority may order stay of the further proceedings। जब अपील प्रीफर हो जाएगी तो appellate authority बोल सकती है कि जब तक कि इस अपील पे डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आगे की कार्रवाई को स्टे करा जाए। स्टे फर्दर प्रोसीडिंग्स इन द मैटर पेंडिंग डिसीजन ऑफ द अपील। ठीक है, स्टे दे दिया जाएगा। The appellate authority shall decide the appeal after sending for the records of the case। रिकॉर्ड्स बुलाएगा appellate authority, किससे बुलाएगा? कंट्रोलर से, क्योंकि उसी के पास रिकॉर्ड्स हैं। आफ्टर गिविंग द पार्टीज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, पार्टीज को सुना जाएगा। एंड इफ नेसेसरी आफ्टर मेकिंग सच फर्दर इंक्वायरी एज इट थिंग्स फिट, चाहे तो कुछ इंक्वायरी भी कर सकता है पर्सनली और थ्रू द कंट्रोलर, पर्सनली कर सकता है या फिर कंट्रोलर के थ्रू कर सकता है इंक्वायरी। द डिसीजन ऑफ द appellate authority, of decision of the appellate authority and subject to such decision, the order of the controller shall be final and shall not be liable to be called in any question in any court of law except as provided in section 6 of this section। appellate authority का जो डिसीजन होगा वो क्या होगा? फाइनल होगा। और जब तक ये डिसीजन नहीं आता तो कंट्रोलर का जो ऑर्डर रहेगा वो फाइनल रहेगा और उनको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करा जा सकता एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 6। अब सबसेक्शन 6 देख लेते हैं। द हाई कोर्ट एज रिविजनल अथॉरिटी, हाई कोर्ट कौन हो जाएगा? एक तरीके से रिविजनल अथॉरिटी के जैसे काम करेगा। में एट एनी टाइम ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन, हाई कोर्ट खुद के मोशन पे या फिर जो एग्रीव्ड पार्टी है वो उसकी एप्लीकेशन पे क्या करेगा? मेड विद इन पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 दिन में पहली बात तो आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एक तो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है। हाई कोर्ट के सामने क्या करेगा? कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड रिलेटिंग टू एनी ऑर्डर पास्ड और प्रोसीडिंग टेकन अंडर दिस कोड। रिकॉर्ड्स बुलाएगा और एग्जामिन करेगा कि प्रोसीडिंग्स जो रही है वो लॉफुल रही है कि नहीं। फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ एज टू द लीगलिटी और propriety of such order or proceeding and may pass such order in relation thereto as it may deem fit, and in computing the period of 90 days to obtain the certified copy of the order shall be excluded। 90 दिन कैलकुलेट करने में अगर कोई समय लगा है सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए तो वो समय एक्सक्लूड हो जाएगा इसमें। तो हमने देखा कि रिविजनल अथॉरिटी के सामने जो कि हाई कोर्ट है उसमें कितने दिन में एप्लीकेशन देना है आपको? 90 डेज में। और जहाँ पे अपीलेट अथॉरिटीज़ थी जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी गई थी उसमें टाइम पीरियड था आपका 30 डेज और एज फिक्स्ड बाय अपीलेट अथॉरिटीज़, जो भी उन्होंने और दूसरा समय दिया है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। आगे के सेक्शंस हम कल देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी चालू रखिए और कोई भी डिफ़िकल्टीज आए तो बताइएगा। ठीक है, बाकी हम कल मिलते हैं, कल देखते हैं। थैंक यू सो मच।